के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट विनीत कुमार सक्सेना जी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी भी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले गौरांग सर आपके साथ शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते बाजार को आपने कैसे देखा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, गिरावट के साथ ही बंद हो रहे हैं। इसके अलावा क्रूड में भी जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जारी है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से तो नरमी आती हुई नजर आ रही है। यूएस ईरान उनकी तरफ से कोई बड़ा डेवलपमेंट अभी तक तो नहीं आया। ओवर द वीकेंड देखना होगा किस तरह के डेवलपमेंट्स आते हुए नजर आते हैं। दूसरा एक और ट्रिगर था कि अर्निंग्स, लगभग अर्निंग्स अब खत्म हो चुकी है। 2 सवाल आपसे होंगे इस हफ्ते के मार्केट को लेकर, और ओवरऑल अर्निंग्स कैसी लगी आपको इस क्वार्टर की? धन्यवाद तृप्ति जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 हाउस स्वदेश के सभी दर्शकों को, आपको और आपकी पूरी टीम को स्वतंत्रता के 80 साल पूरे होने पर अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से। एक जो अनिवार्य डिस्क्लोजर है सभी का, वो भी देना बेहतर होगा कि निवेश लायक रणनीति आज के कार्यक्रम में जो रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो आज का शुक्रवार का जो कारोबार देखा हमने तृप्ति जी, वो एक बात अच्छी देखी कि शुरुआत जो हुई थी वो निचले स्तर पर हुई थी, लेकिन बाजार बंद होते होते कुछ अहम स्तर को पार करते हुए बंद देखा। मेरे ख्याल से 24,350 के पार जाकर के बंद दिया निफ्टी स्पॉट में। ये एक सकारात्मक बात लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर 2-3 दिनों में सोमवार तक खाड़ी में से कोई ऐसा नकारात्मक बड़ी खबर नहीं आई तो शायद एक बेहतर रुझान अगले हफ्ते हम देख सकते हैं, उसका अनुमान लगा के चल सकते हैं। और उस परिस्थिति में शायद 24,500 और 24,600 के तरफ फिर से हम जाने का प्रयास करेंगे। जहां तक प्रश्न है आपका, पहले तिमाही के नतीजे आज संपन्न हो गए, पर्दे गिर गए हैं पहली तिमाही के नतीजों के ऊपर इस नए वित्तीय वर्ष के। और समीकरण नतीजे आए उसके पहले ये था कि ये जो युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को, उसका पूर्ण रूप से नकारात्मक जो असर है वो इस तिमाही में मिलने की संभावना लग रही थी, यानी कि पहली तिमाही में देखने की संभावना थी। लेकिन जो भी कॉर्पोरेट जगत के परिणाम आए, 2 या 3 जगहों पर शायद थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन वो निराशा भी इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई बड़ा कारण बने नकारात्मक परिस्थिति उभरने का। तो हम कुछ जगहों पर तो तृप्ति जी अनुमान से बेहतर नतीजे आए, और एक आकलन ये कर सकते हैं कि शायद दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे जो इस वित्तीय वर्ष के देखेंगे और शायद आने वाले वित्तीय वर्ष को भी वहां पर भी सुधार आते हुए दिख सकता है। तो अगर, और ये जो युद्ध की परिस्थिति जो आप बात कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर आप देखें तो कच्चे तेल में ऐसा कोई बड़ा उबाल नहीं आया। $90 के पास गया, फिर वहां से नीचे आया है। रुपए में मजबूती देखी। इंडिया विक्स में भी अगर आप देखें तो सीमित दायरा था, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाकर के इंडिया विक्स ने भी बंद दिया। और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ समय पहले जो निरंतर बड़ी मात्रा में बिकवाली हो रही थी, वहां पर बिकवाली कम हुई है और कुछ दिनों में हमने खरीदारी भी आते हुए दिखी है। तो शायद अब आगे जाकर के ये लग रहा है कि हम यहाँ पर थोड़ा स्थिरता पाने का प्रयास करेंगे, और स्थिरता आना जरूरी है बाजार में। ये उठापटक जब होती है ना तृप्ति जी, तब सभी प्रकार के जो कारोबार करते हैं या फिर निवेशक होते हैं ना, उनमें असमंजस परिस्थिति आ जाती है। और शायद अगला हफ्ता भी लगेगा। ये जो नया सिस्टम CAS का सेबी ने लागू किया है, अब मेरे ख्याल से 2 एक्सपायरी तो देख ली मेरे ख्याल से हमने हफ्ते की। आने वाले हफ्ते में भी शायद थोड़ा बहुत और समझ आएगा लोगों को, और फिर जाकर के आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर भी CAS को लेकर के स्थिरता आती हुई दिखाई देगी। तो अनुमान है कि अगले हफ्ते शायद थोड़ा बेहतर रुझान देखने मिले बाजार। ऑलराइट, तो ये था एक मार्केट का ब्यौरा गौरांग सर की तरफ से। इस पूरे हफ्ते के जो ट्रिगर्स थे वो भी हमने आपको बताया। विनीत जी, आपसे भी क्विक राय लेना चाहेंगे और अगले हफ्ते के इम्पोर्टेंट लेवल्स जानना चाहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में अगर देखेंगे तो पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने हम लोग 23,800 और 23,250 के आसपास, 260 का लेवल्स पे एक
रेंज बना के ट्रेड कर रहे थे। वही रेंज शिफ्ट होके इस महीने में या जुलाई एंड से आप बोल सकते हैं कि 260 से लेके 650 एक और ब्रॉडर रेंज में मार्केट ट्रेड करना शुरू किया है। तो अभी अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट क्रूशियल होगा यहां से, अगर नेक्स्ट वीक 300 के नीचे जाता है तो डाउनसाइड लेवल्स अराउंड वही 260 250 के आसपास रहेगा। 250 ब्रेक करता है तो 24,130। ऑन द अपसाइड अगर देखेंगे तो यहां से 400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अगर 400 430 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो वी शुड बी मूविंग टुवर्ड 407 एंड 508, मतलब 500 लेवल्स के ऊपर अगेन वी कैन मूव टुवर्ड्स 24,600 630 लेवल्स के आसपास हम लोग चल सकते हैं। तो ये मोटा मोटी रेंज रहेगा जब तक कोई अच्छी एकदम क्लैरिटी नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता है कि ये रेंज को ब्रेक करके अगले हफ्ते निफ्टी जा पाएगा। जैसे ही मार्केट में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेके थोड़ा सा भी क्लैरिटी आए या कुछ भी ये आए, रिजल्ट आए, तो मुझे लगता है मार्केट मूव देगा बड़ा। तो अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रिगर्स आपको बता दिए गए हैं। चलिए अब सवालों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आप भी अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और देखिए QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, इसे फटाफट स्कैन कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा एक नंबर दिख रहा है आपको QR कोड के नीचे, उसे फटाफट नोट कर लीजिए, उसके जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल को शामिल करते हैं। मनोज कुमार लहरिया का पहला सवाल हमें मिला है। इनके पास जो शेयर ये बता रहे हैं HDFC बैंक के शेयर है मनोज कुमार जी के पास 732 पे खरीदे थे और 200 की क्वांटिटी, आज की क्लोजिंग 727 रही, लगभग फ्लैट क्लोजिंग और इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही आज ये क्लोज होता हुआ नजर आया है। नजरिया इनका ये है कि आगे के लिए आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, क्या करके चलना चाहिए। गौरांग सर, आपसे समझना चाहेंगे HDFC बैंक आपको कैसा लग रहा है और आने वाले दिनों के फंडामेंटल्स कैसे नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर पोजीशन रखना चाहिए? तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तृप्ति जी, तो एज अ डिस्क्लोजर HDFC बैंक पर हमारी खरीदारी की राय है। एक समय पर एक बहुत ही मजबूत और सक्षम निजी क्षेत्र की बैंक होने का परिचय दिया है HDFC बैंक ने, लेकिन पिछले कुछ साल 1.5 साल में अगर आप देखने जाए तो खबरों को लेकर के और अभी फिलहाल जो हमने कुछ नतीजे देखे हैं कुछ तिमाही के, उसको देखते हुए मूल्यांकन के रूप में बहुत ही आकर्षक है ये। और कई बार इसी स्तर के आसपास जा करके इसने ऊपर की तरफ के दायरे दिखाए हैं। ये मैं लंबी अवधि का नजरिया तृप्ति जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नतीजे आए थे पहली तिमाही के HDFC बैंक में, वहां पर निराशा थी, करेक्शन आया, लेकिन अपने आप को फिर से उसी स्तर के पास जाकर के संभाला जहां पर कई बार हो गया था, वो है 700 और 730 के आसपास का। क्या यहाँ से परिवर्तन की संभावना है, उसकी हमें आशा है और हमें लग रहा है कि यह परिवर्तन नतीजों में बिल्कुल आएगा। जो भी नकारात्मक खबरें थी और नतीजों को लेकर के जो भी नीचे की तरफ के दायरे बनने थे, हमें लग रहा है कि वो बन चुके हैं। क्या ये परिवर्तन एकदम से आपको देखने मिलेगा बहुत जल्द छोटी अवधि में? नहीं। परिवर्तन कब आएगा? तो शायद दूसरी तिमाही में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने मिले नतीजों में तृप्ति जी, लेकिन तीसरी तिमाही से हमारा आकलन कहता है कि धीरे धीरे करके सुधार आएगा और इस सुधार की जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से आपको चौथी तिमाही में आती हुई दिखेगी। इस वक्त वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है, और अच्छी बात यह है कि इनका जो खरीद का स्तर है वो मैंने ख्याल से, अगर मैंने ठीक से पढ़ा तो वो करीबन 730 के आसपास का इनका खरीद का स्तर है, जो वही स्तर है जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 700 730 के आसपास जाकर के कई बार ऊपर की तरफ के दायरे दिखते हैं और एक बड़ी मात्रा में बड़े निवेशकों की बिकवाली भी हो चुकी है। अगर नतीजों में परिवर्तन होता है तो बड़े में निवेशक फिर से आकर्षित हो जाएंगे, और अगर नजरिया आपका 1.5 से 2 साल का है तो हमें लग रहा है कि पहले तो निवेश बना करके चले, और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे का स्तर दिखता है तो आप और भी जोड़ सकते हैं, और अगर किसी को निवेश करना है नया तो उसकी भी राय हम देंगे। तो HDFC बैंक पर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नजरिया है गौरांग सर की तरफ से, और अगर किसी को खरीदारी करनी है, नई पोजीशन लेनी है तो इन लेवल्स पर वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक पर ये सलाह आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनी सांगराल का अगला सवाल है और ये पूछना चाह रहे हैं पतंजलि फूड्स के
500 शेयर है, 520 पर खरीदे थे और पूछना चाह रहे हैं इन लेवल्स पर क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करके निकल जाए। काफी बड़े नुकसान में है क्योंकि 352 आज की क्लोजिंग रही है और आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज की गिरावट तो देखिए, लेकिन इसके अलावा भी लगातार डाउन ट्रेंड और लगभग निचले स्तरों पर पहुंच गया है। एक साल में 40% से ज्यादा टूटा और 6 महीने में 33 से 34% टूटा है ये शेयर। विनीत जी, क्या लग रहा है आपको, पतंजलि फूड्स में इन लेवल्स पर क्या लॉस बुक करना चाहिए या फिर अभी बने रह सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। जिस तरह से फॉल आया है, एक्चुअली हर इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए पहले कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक रिस्क अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग एग्जिट करें एक इन्वेस्टमेंट से। तो मुझे लगता है ये स्टॉक काफी वीक हो चुका है। यहाँ पे छोटा मोटा अगर जंप भी आता है, बाउंस भी आता है, तो मेरे ख्याल से वहां से सेल ऑफ ही आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है यहाँ पे स्टॉक। तो एक रे ऑफ होप ये है कि अगर ये स्टॉक करीब 365 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत बाउंस 400 415 के लेवल्स तक आ सकता है। अदरवाइज 280 का लेवल्स जैसे ही तोड़ेगा ये स्टॉक, ये एकदम से नीचे प्लंज कर सकता है, बिकॉज एकदम काफी वीक लग रहा है ये स्टॉक। ये स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है और उस पर ये जो सलाह है ये भी आपको विनीत जी ने बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र यादव का अगला सवाल है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी के 525 शेयर है, 378 पर एंट्री ली थी, लंबी अवधि के लिए निवेश किया है और 25 लाख निवेश करना है, तो 5 साल के लिए कहाँ निवेश करें? क्या एलआईसी के शेयर में भी निवेश करना चाहिए? तो पीएफसी को लेकर लंबी अवधि का नजरिया है जितेंद्र जी का। इनकी जो आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, 376 पर बंद हुआ है, आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ, और लगभग इनकी बाइंग प्राइस से 1-2 रुपए ऊपर नीचे शेयर चल रहा है। 1050 का लॉस होता हुआ। गौरांग सर, लंबी अवधि के लिहाज से पीएफसी आपको कैसा दिख रहा है? और इसके अलावा 5 साल के लिए ये 25 लाख रुपए डालना चाहते हैं, तो उस पर भी सलाह चाहते हैं। क्या एलआईसी में निवेश करने की सलाह होगी इन्हें? पहले तो देखिए तृप्ति जी, पीएफसी और आरईसी का विलय होने वाला है। ये घोषणा बजट में मेरे ख्याल से माननीय वित्त मंत्री जी ने कर दी थी। विलय के पश्चात जो कंपनी खड़ी होगी वो सक्षम और मजबूत कंपनी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विशेष रूप में तो पीएफसी पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी खरीद फरोख्त की राय फिलहाल नहीं है। कुछ समय पहले थी और हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने अभी फिलहाल उस पर कवरेज नहीं रखी, इसलिए खरीद फरोख्त या फिर बने रहने की तो राय मैं नहीं दे सकता हूँ पीएफसी पर। हाँ, लेकिन मर्जर होगा तो एक सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट होगी, उसकी संभावना लग रही है। दूसरा प्रश्न है 25 लाख रुपए। अब मुझे नहीं पता कि इनको पूरा 25 लाख रुपया जो इनके पास वो एलआईसी में निवेश करना है या और विकल्प ये ढूंढ रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत हिस्सा उस 25 लाख का अगर वो एलआईसी में निवेश करना चाहते हैं तो एज अ डिस्क्लोजर, एलआईसी यानी कि लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है। इसके अलावा, और हमेशा हम एक राय देते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र पर या किसी भी क्षेत्र की एक कंपनी में आपको हिसाब से जोखिम झेलने की क्षमता ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। अगर आप पूरी पूंजी एक ही क्षेत्र या एक ही कंपनी में लगा देते हैं तो उससे जोखिम बढ़ जाता है। तो अनिवार्य यह है और अनुशासन ये कहता है कि आप अपना जोखिम अलग अलग क्षेत्र में सक्षम और मजबूत कंपनियों में बांट दें। उस तर्क के आधार पर अगर कुछ विकल्प देना चाहूं, क्योंकि 25 लाख रुपया ये लगाना चाहते हैं, तो एक तो एलआईसी हो गई है। दूसरे क्षेत्र में से मैं 4 या 5 कंपनियों का नाम लेता हूं और इनसे नम्र विनती ये होगी कि बराबर हिस्से में भाग करके वो पैसा इन सब कंपनी में लगा दे लंबी अवधि के लिए। तो सरकारी बैंकों की सूची में अभी जो नतीजे आए थे और नतीजे के पश्चात हमने लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश की सबसे बड़ी और दिग्गज बैंक, ऊपर की तरफ साधा है। करीबन 1240 के आसपास का लक्ष्यांक है। यहां पर वित्तीय क्षेत्र में से एक पसंद करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा विकल्प अगर आपको पसंद करना है एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, और हमारे देश में 8 दशक से स्थापित कंपनी है ये, उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो LNT। तो ये तीसरी कंपनी हो गई। चौथी कंपनी विकल्प के रूप में ऑटो क्षेत्र में M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में हमें कुछ नाम पसंद आते हैं, उसमें से एक नाम अगर मैं लेना चाहूं तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहां पर आप निवेश करते हैं तो लंबी अवधि के लिए कारगर निवेश साबित हो सकता है।
सीमेंट सेक्टर में अगर आपको देखना है तो एक मझौली कंपनी है दालमिया भारत, या फिर दिग्गज कंपनी आप चाहे तो एसीसी या ग्रासिम, दोनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी पसंद कर सकते हैं। और ऊर्जा उत्पादन में अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर भी काफी सारे विकल्प है। दो विकल्प सामने रखता हूं, चाहे तो ये दोनों में से कोई भी एक विकल्प पसंद कर सकते हैं, टाटा पावर या फिर टोरेंट पावर। इस प्रकार से अगर आप अलग अलग क्षेत्र में इन सब कंपनियों में निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो एक कारगर निवेश और एक कारगर रणनीति के रूप में उभर करके आ सकता है, जहां पर आपको लंबी अवधि के लिए अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन ये सब राय मैं लंबी अवधि के लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो काफ़ी बढ़िया राय और सलाह, आपको काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी बता दिए हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइस भी यहाँ पर दी गई थी, अपना जो निवेश है उसे हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, जिससे जोखिम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए, तो ये सलाह ऑल्टरनेटिव्स आपको आते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जान लेते हैं। बताने के लिए हमारी सहयोगी अर्चना शुक्ला हमारे गौरांग सर, आपसे भी समझना चाहेंगे लंबी अवधि के लिए कहाँ पर मौके दिख रहे हैं आपको? पुनर्जर के आधार पर तृप्ति जी दो विकल्प है। BHEL यहाँ पर खरीद की राय है। नतीजों में बहुत ही बेहतर परिवर्तन आया था और उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यांक हमने बढ़ाए हैं। 485 का लक्ष्यांक है, इस स्तर से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर दौड़ते जाए। दूसरा विकल्प है NBFC वित्तीय क्षेत्र, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस NBFC में एक कंपनी जिसके नतीजे आए थे, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। 1250 के अनुमानित लक्ष्यांक है। अगर दोनों ही कंपनियों में नतीजे इसी प्रकार से बेहतर आए आने वाले तिमाहियों में, तो उसी आधार पर हम इन लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे। दो चीज ध्यान रखना अनिवार्य है, पूरी ताकत लगा करके इसी स्तर पर निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए, और नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल का रखें। के लिए गौरांग सर की दो पसंदें, आप BHEL पर नजर रखें और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर 1 से 2 साल का नजरिया आपको लेकर चलना है। अच्छे टारगेट्स आते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे।